हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए कॉमन एरर्स फॉर एसएससी बैंकिंग एंड एनडीए का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन का डिस्कस किया था और आज भी लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और सारे क्वेश्चंस मेनली टेंस पर आधारित होंगे, इसलिए हम लोग बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं। तो टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको समझना हो तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि क्वेश्चंस जो टेंस पर बनते हैं वो आप अच्छे से समझ सकें और बना सकें कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो वीडियो शुरू करो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग ज़रूर बता दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट काम करता हूँ ताकि इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग चूँकि टेंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो टेंस के क्वेश्चन में जो चीज़ नोटिस करनी होती है वो है वर्ब, हेल्पिंग या मेन जो भी हो, आप उसको नोटिस कर लीजिए सेंटेंस में कहाँ कहाँ है। तो जैसे यहाँ पे है एम प्लेइंग, और एक यहाँ पे आप देख लीजिए हैव भी लगा हुआ है और बिन भी है। तो मेनली आपको मेन वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करना पड़ता है टेंस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमने नोटिस कर लिया। अब या तो आंसर मेरा पार्ट ए में होगा या फिर इस पार्ट में होगा जहाँ पे वर्ब है। अब कहेंगे फॉर मोर देन 3 इयर्स, चूँकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसमें आंसर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि ये टेंस का क्वेश्चन है। टेंस इसका ताल्लुक वर्ब से होता है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब हम क्वेश्चन में क्लू देखते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये गलत है या इधर कुछ गलती है। तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ आगे आया है फॉर मोर देन 3 इयर्स, मतलब कि हमें एक टाइम मिल रहा है और इस टाइम के पीछे फॉर लगा हुआ है। तो आपको टेंस का एक रूल पता होगा जो सिंस एंड फॉर से रिलेटेड होता है कि सिंस फॉर का यूज़ कौन से टाइम फ्रेम में किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना, एंड सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। क्लियर है। और इसके बाद आपको ये पता होगा कि सिंस एंड फॉर का जो यूज़ हम करते हैं इस टाइम फ्रेम में ये कौन कौन से टेंसेज में किया जाता है। तो सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। दूसरा आप जानते होंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और इसी तरह तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और टेंस है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सिंस फॉर का यूज़ किया गया है, 3 इयर्स का टाइम भी दिया गया है। अब ये जो टेंस फॉलो किया जा रहा है ये एम यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में है जो कि गलत है। अभी आपने देखा अगर सिंस फॉर का यूज़ है टाइम के साथ तो आपका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ना कि कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें हैव बिन लगाना होगा। आई हैव बिन एम के जगह पे, ऑल्दो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, यद्यपि मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। फॉर मोर देन 3 इयर्स, में 3 वर्षों से ज़्यादा से। आई हैव नॉट बिन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, लेकिन मैं एक सेंचुरी की बनाने लायक भी नहीं हूँ या मैं नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एम नहीं होगा बल्कि हैव बिन होगा। तो कैसे हुआ आप वीडियो को दोबारा पॉज करके रिप्ले करके देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक ही बात को 2-3 बार कहूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई वुड हैव अराइव्ड। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि वुड हैव जो आप देख सकते हो कि 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। वुड हैव 2 बार आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा वर्ब भी है जिसको हमें नोटिस करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि टेंस के क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, आप वर्ब को नोटिस करें, आप प्रोनाउन छोड़ दें, इंटरजेक्शन कंजंक्शन सब छोड़ दें, आप वर्ब को नोटिस करें। तो वर्ब यहाँ नोटिस किया हमने कि वुड हैव प्लस V3 2 बार आ रहा है। ये हो गया वुड हैव 3 और एक हो गया यहाँ पे वुड हैव 3। ओके, रूल कहता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है या ऐसा सेंटेंस है जिसमें इफ़ लगा हो शुरू में, तो इफ़ के बाद हम वुड हैव का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके जगह हैड का यूज़ होता है। तो इफ़ के बाद कभी भी वुड हैव हम नहीं लगाएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में हैड का यूज़ करेंगे,
क्योंकि यह कंडीशन है कि अगर मैं जल्दी पहुंच गया होता, ठीक है, तो मैं जो फन है, जो मस्ती है, उसको मैंने मिस नहीं किया होता। क्लियर है? तो इसलिए ये वुड हैव नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इफ़ प्लस हैड प्लस B3 ये नहीं होगा। हाँ, उसके बाद जो नया सेंटेंस शुरू होगा जिसमें नया सब्जेक्ट होगा, उसमें आप सब्जेक्ट के बाद वुड हैव V3 लगा सकते हैं। बल्कि आप चाहें तो यहाँ ख़त्म होने के बाद आप फिर से एक सब्जेक्ट लगा के फिर वुड हैव लगा के 3 लगा सकते हैं। आप वुड हैव चाहे जितनी बार लेना है ले लीजिए वाक्य में, पर एक बार, कम से कम एक बार आपको हैड प्लस V3 लेना है। वो भी कहाँ लेना है? जहाँ इफ़ लगा हो, आगे सब्जेक्ट हो, उसके ठीक सामने लेना है। ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि इफ़ वाले पार्ट में जहाँ तक इफ़ का हिसाब किताब है, वहाँ आपको एक बार हैड लगा के V3 लगाना है। क्लियर है? चलिए अभी इतना ही। आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो फिर से इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, अब हम वर्ब को लॉक कर लेते हैं। एक वर्ब ये है, डाउन को भी यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ किया गया और गो भी यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये सारे वर्ब हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है। अब चूंकि ये तीनों अलग अलग पार्ट में हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दो पार्ट है, और पहला पार्ट में कोई वर्ब नहीं है, मतलब मेरा पहला पार्ट नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन या तो गलती मेरी पार्ट बी में होगी या पार्ट सी में होगी, या फिर हो सकता है कि नो एरर हो। तो ऐसा है कि जितने भी वर्ब हम देख रहे हैं सभी का जो वर्ब फॉर्म है वो वन है, स्ट्राइक, डाउन एंड गो। तो जो कॉन्सेप्ट है सेम वर्ब फॉर्म वाला, अगर आप जानते हो इसके मुताबिक कि वर्ब अगर किसी वाक्य में हम यूज़ करते हैं और दो तीन क्रियाएं यूज़ करनी हो तो सभी एक ही वर्ब फॉर्म में होती है या एक ही टेंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि अब फॉलो किसके हिसाब से होगा, नॉर्मली जो पहला वर्ब होता है उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका पहला वाक्य में पहला वर्ब है स्ट्राइक। स्ट्राइक करना मतलब हिट करना, स्ट्राइक का सिनोनिम या मीनिंग होता है हिट। ओके, तो ये स्ट्राइक है जो कि B1 है, और ये हिट यानी या स्ट्राइक जो भी है ये आपका प्रेजेंट है, इसलिए B1 है। देन ये भी B1 जा रहा है, ये भी B1 जा रहा है। तो वर्ब फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो फिर गलत क्या है? तो गलत यहाँ पे दोस्तों सिंटेक्स का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आ रहा है, जिसके मुताबिक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब एक चीज़ देखिए, जहाँ भी B1 लिया गया है उसके पीछे अब इतने सारे वर्ब हैं तो सब्जेक्ट भी उतना ही होगा। तो डाउन के पीछे वर्ब सब्जेक्ट है आपका दे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब B1 यानी प्लूरल, इसलिए ये सही हुआ। गो के पीछे दे, गो B1 तो सब्जेक्ट भी दे यानी प्लूरल, तो ये वाला वर्ब भी सही हुआ। पर स्ट्राइक के पीछे क्लॉक, और क्लॉक यानी एक घड़ी जो कि सिंगुलर है। क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि अगर मेन वर्ब ले रहे हैं तो V5 लेंगे ना कि V1। तो स्ट्राइक के जगह पे स्ट्राइक्स होगा, द क्लॉक स्ट्राइक्स 5। क्लियर है? इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है समझने का। वर्ब को अंडरलाइन कीजिए, और अगर ज़्यादा वर्ब है तो उसके सब्जेक्ट को भी चेक कर लीजिए। ठीक है? और अगर सबका सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर सेम हो जाता है तो बढ़िया, और नहीं तो फिर एक कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। किस तरह से हम पकड़ेंगे वो आपने देख लिया। चलिए वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पढ़ लिया आपने, बाय द टाइम यू अराइव टुमारो आई हैव फिनिश माई वर्क। ओके, अब ये कह रहा है कि जब तक तुम पहुंचोगे कल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है, तो इस सेंटेंस में आपको एक क्लू मिल रहा है। आपका वर्ब आपने नोटिस कर लिया कि हैव है, और यू अराइव है, और हैव के साथ V3 लगा हुआ है ये आपका। ठीक है, अब चूंकि वर्ब सब्जेक्ट भी मैच कर लेते हैं तो आई के साथ हैव लिया है तो ठीक है, हैव हैज़ नहीं होने वाला, और यू प्लूरल है यू, तो अराइव यानी V1 लिया तो ये भी ठीक है। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है ये, इसमें ट्रिक देख लीजिए। ये जो बाय द टाइम लगा होता है जब भी सेंटेंस में लगता है, तो इसके बाद जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो याद रखिए, वो होता है नॉर्मली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें आप
शैल हैव विल हैव का यूज करते हैं। इसलिए जब भी आप टेंस का क्वेश्चन देखें तो आप सारे टेंस का नाम उसकी पहचान जरूर कर लें। ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। शैल विल जो भी लगेगा और उसके साथ हैव लगा के V3 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होने वाला है, क्योंकि बाय द टाइम लगा हुआ है कि जब तक कल तुम पहुँचोगे मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, कुछ इस टाइप का सेंटेंस हो गया। तो ये हैव जो है आपका यहाँ पे वुड लेगा, तो हैव तो रहेगा ही वुड के साथ। आई वुड हैव, या आप विल भी लगा सकते हो पर ज़्यादा बेटर वुड होता है। आई वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, कि जब तक कल तुम पहुँचोगे मैं अपना काम समाप्त कर चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल या वुड भी ले सकते हैं विल की जगह पे, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। तो ये कैसे पकड़ में आया कि हैव के पहले क्या लेना है या क्या जाएगा, यहाँ से बाय द टाइम से, ये हमारा क्लू था, ठीक है। बाय द टाइम या बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम और भी आते हैं, ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये सारे क्लू है जिससे हम हेल्प होती है हमें कि आगे हमें कौन सा वर्ब लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। नाउ वी विल लॉक द वर्ब, यू नो हो गया, वर हो गया, एंड व्हेन यू केम, चलिए केम हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि डू यू नो हाउ ओल्ड वर यू। अब आप नोटिस कीजिए वर्ब पास्ट में है, यहाँ भी एक वर्ब है जो कि पास्ट में है। तो मेजॉरिटी है दो वर्ब की और दोनों वर्ब पास्ट में है। तो जो पहला वर्ब आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी के हिसाब से जो आपका पहला वर्ब है एक्चुअली वो तो ये है डू, तो ये पहला वर्ब हुआ। नो तो डू के हिसाब से है, अगर डू नहीं होता तो नो भी नहीं होता। तो डू को हम चेंज करेंगे, वो भी पास्ट में, तो डू का पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था कि तुम कितने साल के थे जब तुम यहाँ आए थे, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। तो सारे फॉर्म जो है वर्ब के वो पास्ट में होंगे, यानी V2 होंगे। तो डिड इज़ V2 एज वेल एज वर इज़ V2 एंड केम इज़ V2। तो यहाँ पे सेम वर्ब फॉर्म ये वाला क्वेश्चन काम कर रहा है। हम इसको शॉर्टकट में SVF कह सकते हैं। ओके, शायद आगे मैं इसका यूज़ करूँगा। क्लियर है? सेम वर्ब फॉर्म के हिसाब से पहला वर्ब हमने बदल दिया। मेजॉरिटी था दो पास्ट का एक प्रेजेंट का, तो दो पास्ट के बीच एक प्रेजेंट अच्छा नहीं लग रहा था, चेंज कर दो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, लॉक करते हैं। वाज V3, बी V3 और कुछ नहीं है। तो इस सेंटेंस में देखिए इस पार्ट में कहीं पे कोई भी हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। अब या तो गलती मेरा पहला सेंटेंस में है या दूसरा में, मतलब A या B में। अब कहता है साइंटिस्ट वाज सीम्ड। दोस्तों एक बात याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें से सीम भी है, एपियर भी है, ओके, और फील है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। फील हो गया जिसको, या राइज जैसे सूरज का उगना, जो पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता, ये एक्टिव में यूज़ होते हैं। ये सेंटेंसेस तब यूज़ होता है जब सब्जेक्ट कार्य को खुद करता हो। अब यहाँ पे कह रहा है साइंटिस्ट वाज सीम्ड। साइंटिस्ट वाज, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि वाज वर के बाद अगर आपने V3 लिया है या इज MR के बाद, ओके, तो वो जो सेंटेंस होगा वो होता है पैसिव वॉइस में। क्लियर है? और पैसिव वॉइस में सेंटेंस कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट काम ना करता हो, ठीक है, बल्कि काम सब्जेक्ट के ऊपर होता हो। अब यहाँ देखिए सेंटेंस साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्यों नहीं काम करेगा? करेगा। तो साइंटिस्ट को लगा या साइंटिस्ट को महसूस हुआ। साइंटिस्ट के द्वारा महसूस तो नहीं हो रहा ना किसी को। चलिए, तो इस वजह से ये जो सेंटेंस जाएगा वो एक्टिव में जाएगा, और एक्टिव वॉइस में आपका जो सिंपल पास्ट टेंस में होता है उसका एक्टिव में हम केवल V2 का यूज़ करते हैं, वाज वर का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड, कि साइंटिस्ट देखने में एक्साइटेड लगा जो रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का उसको लेकर, ठीक है। तो ये हम तब लगाते हैं जब साइंटिस्ट किसी के द्वारा एक्साइटेड हो, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, साइंटिस्ट किसी काम को लेकर खुद एक्साइटेड हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाज का यूज़ नहीं होगा। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब क्रिया
साइंटिस्ट या सब्जेक्ट के द्वारा ना हो। इज़ दैट क्लियर? चलिए बस ये वाज हटा दीजिए, बाकी आपका सारा सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो लॉक करते हैं अपने वर्ब्स को। नो क्वेश्चन फेलिंग, ओके, ये आपका वर्ब आ रहा है और कोई वर्ब नहीं है, मतलब एक ये है देयर इज, तो ये तो भाई आपका क्वेश्चन के हिसाब से आया है, क्वेश्चन सिंगुलर है इसलिए इज भी आना चाहिए, तो सही है। और चूंकि टेंस आपका प्रेजेंट में जाने वाला है इसलिए ये भी करेक्ट है, तो या तो गलती फिर ये है और या फिर नो एरर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, फेलिंग इज मेन वर्ब और ये क्रिया का चौथा रूप है, पर ये माई के साथ लगा हुआ है। तो ऐसा कंसेप्ट है कि माई जो कि एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके आगे V4 नहीं आता, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के बाद, चाहे वो कोई भी एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव हो या जो भी हो, उसके बाद नाउन आते हैं। तो फेलियर यूज़ होगा फेलिंग के जगह पे। फेलिंग का नाउन एक्चुअली फेल का नाउन हो गया फेलियर। तो यहाँ हो गया देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलियर इन द एग्जामिनेशन, कि मेरे एग्ज़ाम में फेल होने का कोई चांसेस या सवाल ही नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन दे दिया जाता है, सॉरी वर्ब दे दिया जाता है या कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि गलत होता है। तो फेलिंग का फेलियर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये नाउन है और हमें माई, हिज, हर, योर, आवर, ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं इनके बाद आपको नाउन की ज़रूरत पड़ती है। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया पढ़ा हुआ। वर्ब ले लेते हैं, रिटर्निंग, और इसमें कोई वर्ब नहीं है, मतलब ये ठीक है। हैड, ठीक है, हैड वर्ब आ रहा है, हैड टू डिस्क्राइब। अब इसमें क्या गड़बड़ है? तो कह रहा है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू रिटायर। ओके, डिस्क्राइब अबाउट इट। कहता है कि ऑल इंडिया टूर से रिटर्न होने के बाद मुझे डिस्क्राइब करना, अब करना था या करना है, तो मुझे लगता है कि करना है होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में कहीं नहीं दिखा रहा, इसलिए ये हैड नहीं होगा, इसके जगह पे हैव का यूज़ करेंगे। ओके, कि रिटर्न होने के बाद, ये आपका यहाँ पे जीरेंड है जो कि B4 है, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड का यूज़ करते हैं, तो इसको हम नहीं बदल सकते। आफ्टर रिटर्निंग, रिटर्न होने के बाद ऑल इंडिया टूर से मुझे क्या करना है? आई हैव टू डिस्क्राइब अबाउट, इसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है। क्लियर है? हैड का यूज़ नहीं होगा। हैड तब होता है जब ऐसा होता है कि मेरे रिटर्न होने के बाद मुझे ये करना था, ठीक है, या फिर पास्ट में जाना चाहिए था किसी भी तरह से, और भी कोई पास्ट वर्ब या B2 का यूज़ किया गया होता तब ये हैड जा सकता था, पर ऐसा कुछ है नहीं V2 वगैरह, इसलिए इसको हैव ही रहने देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया होगा। आर लिविंग, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ले रहा, और इधर है आपका सिंस लगा हुआ है, और सिंस के बाद आपका वर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ दे आर है, और मूविंग भी हो गया। चलिए अब सब कुछ ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। अल्दाओ दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस, तो बात यहीं पे रुक जाती है, सिंस लगा हुआ, और सिंस के बाद एक टाइम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि एक समय दिया हुआ है, एक मतलब मैटर दिया हुआ है जो पास्ट समय को ही डिनोट कर रहा है, कि जब से वो मैरिड हुए, जब से उनकी शादी हुई, तो ज़रूरी नहीं कि वो टाइम ही हो, कोई काम भी हो सकता है। जैसे बोलते जब से वो पास हुआ, तो पास होना पास्ट में हुआ, तो वो भी सिंस के साथ जा सकता है, तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया। अब चूंकि सिंस है और टाइम फ्रेम भी है, तो आप समझ गए कि गलती आर में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे हैव बिन या दे हैव बिन। ओके, अल्दाओ दे हैव बिन लिविंग इन द कंट्री, कब से? जब से उनकी शादी हुई। अब क्या है? दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन, अब वो टाउन में रह रहे हैं। कंट्री क्या है? कंट्री मतलब हम देश समझते हैं, लेकिन हम विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में, अमेरिका में कंट्री या कंट्री साइड मतलब गांव होता है। ओके, और टाउन तो आप जानते हो, शहर या नगर। तो यहाँ सिंस के बाद जो समय आया है, मैरिड होने का जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसके लिए आपको ये टेंस चेंज करना होगा। तो जब भी वाक्य में सिंस फोर लगा हो, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो आपका जो टेंस होना चाहिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। इसका हमने पहले भी क्वेश्चन बना लिया था, तो अब आगे और बोलना सही नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपने पढ़ लिया, लॉक कर देते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन
और यहाँ कुछ नहीं है वर्ब, मतलब ये करेक्ट है। तो कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, इट इज़ अबाउट टाइम, उन्हीं में से एक ये है, इट इज़ अबाउट टाइम, या हो सकता है इट इज़ राइट टाइम, ऐसा भी देखने को मिलता है, या फिर मिलता है इट इज़ हाई टाइम, या ये भी मिलता है इट इज़ हाई टाइम, या फिर मिलेगा इट इज़ टाइम। इसका मतलब होता है उचित समय है। तो जब भी इन चारों में से, एक तो ये हो गया और बाकी की ये तीन, इन चारों में से जब भी कोई मिले तो इसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद भी टू लेना होता है। ये लिया है हैव टेकन, तो हमें टेकन का भी टू चाहिए, तो टेक का भी टू हो जाएगा टुक। ओके, अब टुक लगेगा तो ये हैव भी नहीं रहेगा। सो इट इज़ अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, यानी यही समय है कि तुम्हें अपने बच्चे को स्कूल ले जाना चाहिए। क्लियर है? तो इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो, आप उसको भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आइए आई वुड बी, और फिर आया है वुड नॉट बी। अभी आपको याद होगा, ये बताया था मैंने, इफ़ लगा हो तो आगे में वुड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कम से कम 2 बार नहीं, 1 बार तो हैड हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला दूसरा पार्ट तो ठीक है कि अगर मैं मिलेनियर होता तो क्या करता, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय वेस्ट नहीं करता वेटिंग फॉर अ बस, किसी बस के इंतज़ार में। भाई मैं तो कार खरीद लेता, है ना, टाइम बस के इंतज़ार में क्यों लगाता। तो ये कंडीशन वुड बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लगा सकते हैं इफ़ आई वर, ये भी आप कर सकते हैं, इफ़ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता यानी करोड़पति होता तो आई वुड नॉट बी वेस्टिंग, है ना, तो मैं वेस्ट नहीं कर रहा होता। या फिर आप हैड बिन का भी यूज कर सकते हैं, इफ़ आई हैड बिन अ मिलेनियर, ये भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर है वुड, ये वर लगा लेते हैं। इफ़ आई वर अ मिलेनियर, काश मैं मिलेनियर होता तो मैं बस के इंतज़ार में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता, सिंपल सी बात है। इफ़ आई वर अ मिलेनियर, इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ शी वर अ बर्ड, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना, इफ़ लगा हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर का यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। अगर आगे भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वुड लगा हो और भी वन हो, तो यहाँ देखिए वुड लगा है और भी वन भी है, तो फिर यहाँ वर लगा लीजिए। ओके, इफ़ आई वर अ मिलेनियर। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, इसके हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लॉक करते हैं। इज़ गोइंग और फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि टेंस का क्वेश्चन है, वर्ब ही पहले हम चेक करेंगे, और यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि आंसर मेरा इस पार्ट में है। जी हाँ, इसी पार्ट में। कॉन्सेप्ट है, अगर सेंटेंस में एवरी डे, एवरी के साथ डे या नाइट या मंथ या वीक ऐसा लगा हो, है ना, तो वो टेंस जो होता है वो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही गोज़ एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्लियर है ना, कि इज़ गोइंग। सर अगर एवरी डे नहीं होता तो फिर हम लगा सकते हैं ही इज़ गोइंग, फिर ये ही इज़ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक चलेगा कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, लेकिन वो रोज़ाना जाता है ना, तो अगर डेली भी लगा हो तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब का पहला फॉर्म जाएगा या पांचवा जाएगा, इज एम आर बिफोर नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एवरीडे वाले में आप सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, बाकी आप बुक्स में भी चीज़ें देखा करें, हर कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। आगे बढ़े आते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देख लेते हैं। इफ़ द पुलिस, ओके, इसमें आ रहा है वुड हैव और है वुड नॉट हैव। फिर देखिए इफ़ लगा हुआ है और वुड हैव आ रहा है, तो मैंने अभी बता दिया था कि अगर इफ़ हो और वुड हैव दो जगह हो तो एक बार आपको हैड लेना है ना, और वो भी जहाँ इफ़ लगा है उस जगह लेना है, तो ये वुड हैव हटाइए और हैड लगाइए। ओके, इफ़ द पुलिस हैड वर्कड इन टाइम, कहता अगर पुलिस ने समय पर काम किया होता तो क्या होता, द राइट वुड नॉट हैव ऑकर्ड, तो जो दंगे हैं वो नहीं हुए होते।
क्लियर है? ओके, बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, टाइम बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों का टाइम कीमती है, आपका भी और मेरा भी। द जज टेस्टेड, टेस्टेड एक वर्ब हो गया जो कि V2 हो गया। टू सी इन्फिनेटिव आ रहा है, ओके, एंड वुड आ रहा है प्लस V1 आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या गलती है, कह रहा है जज ने है टेस्ट किया, जज ने टेस्ट किया आरोपी को देखने के लिए कि वो क्या कर सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है कि नहीं। अब देखिए मैंने क्या बोला, पढ़ सकता है कि नहीं, ये नहीं कि पढ़ेगा कि नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग वर्ब का यूज किया गया, ये कुड होगा। इफ़ ही कुड रीड इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है कि नहीं, जज ने वो टेस्ट किया। ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ेगा कि नहीं, जज कहेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि उसको पढ़ना आता है कि नहीं, तो वुड की जगह कुड होगा। ये हो गया रॉन्ग यूज ऑफ वर्ब, अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इस बारे में बताया था, इसलिए आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो समझना होगा कि जज क्या चाहता है, वो पढ़ेगा कि नहीं या पढ़ सकता है कि नहीं। तो जज टेस्ट कर रहा है कि वो पढ़ सकता है कि नहीं, तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड ले लेंगे, इफ़ ही कुड रीड। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा, लॉक कर देते हैं। वर स्टैंडिंग और है वॉच और है वर सीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वर्ब फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें देखिए ज़्यादातर जो वर्ब आ रहा है वो आपका V4 है, सिटिंग, स्टैंडिंग, बीच में एक वर्ब घुसा दिया है वन, तो गड़बड़ समझ गए आप, तो ये क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, तो यहाँ वॉचिंग हो जाएगा। ओके, इट शुड बी वॉचिंग। क्या कह रहा है कि कुछ लोग वर स्टैंडिंग, खड़े थे सड़क पर, वॉच क्रिकेट, और क्रिकेट देखते थे या देखते हैं नहीं, जब यहाँ खड़े थे तो यहाँ देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे वॉचिंग हो जाएगा क्या, मैच को। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे बैठे हुए थे, तो कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, और कुछ क्या कर रहे थे, तो ये भी कुछ कर रहे होंगे ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए वॉच ये हो जाएगा वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग क्रिकेट। इसमें वॉच वर की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल वॉचिंग लगा दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया काम के हिसाब से, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे, और कुछ लोग वॉचिंग यानी देखते आ रहे थे या देख रहे थे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ब लॉक कर लेते हैं, आर लगा हुआ है और हैव प्लस V3 है, एंड इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है, इस पार्ट में कोई आंसर नहीं। अब आइए, दीज आर द आइडियाज़ एंड आइडियल्स विच हैव शेप्ड, कह रहे ये वो विचार हैं, आदर्श हैं, जिन्होंने बदल दिया है हमारे इकोनॉमिक थॉट को, आर्थिक विचार को पास्ट में। अब देखिए समय दे रहा है कि पास्ट में बदला हुआ है, तो जब काम पास्ट में हुआ है तो हैव क्यों होगा, तो क्या होगा, हैड होगा। विच हैड शेप्ड, जिसने बदल दिया है इसका आकार, शेप को, इस चीज़ को, लेकिन ये बदलाव कब हुआ है, पास्ट में। सर अगर यहाँ पास्ट की जगह रिसेंट टाइम लगा होता तो हम हैव रहने देते। कल भी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, उसको आप देख लीजिए, रिसेंट जहाँ है वहाँ हैव लगेगा, लेकिन पास्ट होगा तो हैड लगेगा, क्योंकि ये बदलाव पास्ट में हुआ है। और अगर सर समय कुछ नहीं होता तो फिर ठीक है, हैव तब भी करेक्ट हो जाएगा कि उसने बदल दिया है, लेकिन जब समय दे देगा वो भी पास्ट को डिनोट करते हुए, तब आपको डेफिनेटली हैव को चेंज करना होगा हैड में। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक कर लेते हैं। विल लूज, विल प्लस V1 आ गया, इसमें सब वर्ब नहीं है तो ये करेक्ट है। इफ़ यू डिड नॉट टाई इट अप, ये आपका डिड आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है, डिड नॉट प्लस V1 भी ले रहा है। इफ़ यू विल लूज योर डॉग, कि तुम अपने डॉग को खो दोगे, इफ़ यू डिड नॉट टाई। अब देखिए सर यहाँ एक सेंटेंस में विल आ रहा है और एक पास्ट भी आ रहा है, तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस अगर फ्यूचर में जा रहे हो तो एक जो होता है वो आपका प्रेजेंट में होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद या तो V1 V5 लेते हैं, और आगे जो नया सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद आप शैल विल का यूज करते हैं, ओके, और फिर V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है, इफ़ आया,
और इफ़ के बाद डिड आ रहा है, प्लस V1 आ रहा है, डिड आ रहा है, मेन प्रॉब्लम यही है। यहाँ यू विल लूज़ है, ठीक है, क्योंकि एक आपको विल तो लेना ही है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है। इफ़ के पहले एक पार्ट है, इफ़ के बाद दूसरा पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ के बाद आपको V1 या V5 लेना है, शैल विल तो लेना ही नहीं है, और V2 तो कतई नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड का V1 डू हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर तो ऑलरेडी ले चुका है। अब क्या कह रहा है, यू विल लूज योर डॉग, तुम अपने डॉग को लूज कर दोगे, खो दोगे, अगर तुम उसको अच्छे से बांध कर नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ डिड नहीं होगा, इफ़ यू डू नॉट टाई होगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगेन नया सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। कुल मिलाकर इफ़ वाले पार्ट में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, और जिसमें इफ़ नहीं है उस पार्ट में आपको शैल विल लेना है। क्लियर? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, वर्ब ब्लॉक कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड। अब यहाँ देखिए, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये करेक्ट है। ऑफिसेज में मेन वर्ब नहीं है, करेक्ट है। तो गलती ये है, एक्चुअली लोकेटेड के जगह सिचुएटेड होगा, ठीक है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं रॉन्ग यूज ऑफ वर्ब। तो लोकेटेड भी वर्ड है, क्रिया होता है, सिचुएटेड भी क्रिया है, दोनों का सेंस अलग अलग है। लोकेशन से बना लोकेटेड, एंड सिचुएटेड मतलब स्थित। कह रहे हैं कि जितना भी फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज हैं वो मेडिसन एवेन्यू में स्थित हैं, अवस्थित हैं। एंड लोकेटेड मतलब हो गया जैसे कि कोई चीज़ हम आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, और उसका लोकेशन क्या है या कहाँ है, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे किसी का लोकेशन हम बता रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ है, उसके बारे में पूरा डिटेल देना है, तो वो लोकेटेड है। और सिचुएटेड मतलब जो पहले से है और उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो ये बाद के लिए हो गया, ये पहले के लिए हो गया, कि ज़्यादातर यहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड नहीं है। ये लोकेशन नहीं हुआ इस सेंटेंस में, ठीक है। ये बता रहे कि ये बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी है, और लोकेटेड जब लोकेशन के सेंस में होगा तब यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो हैज़ डिनाइड इधर हो गया क्लोजिंग, ये तो आपका इन्फिनेटिव हो गया जिरंड, एंड देन इधर हो गया गेव B2, ओके, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ एक वर्ब मिल रहा है, यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, ये आपका ठीक है, और ये आपका ओके B2 हो गया। तो ये देखिए सेंटेंस की शुरुआत हुई है प्रेजेंट से, तो सिंपल आ गया। हम कहाँ पढ़ गए, हम चले गए SVF, सब्जेक्ट ये सेम वर्ब फॉर्म। तो सेंटेंस शुरू हो रही है प्रेजेंट में और आगे कर दिया है पास्ट में, जबकि अभी सेंटेंस एक ही है। तो बिना अनुवाद किए हम समझ गए कि गड़बड़ कहाँ है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो सी हैज़, ओके, और गेव का गिवन, कि नेचर हैज़ डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स। कह रहे कि नेचर ने हमें कान बंद करने का पावर नहीं दिया। हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, नाक बंद कर सकते हैं, कान नहीं बंद कर सकते। जो उसने हमें दिया है आई के बदले में, या इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आइज़, ठीक है। तो यहाँ पे गेव का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हैज़ से शुरू किया है, नेचर हैज़ डिनाइड, तो यही नेचर ही ने तो हमें दिया है ना। तो नेचर हैज़ गिवन, यहाँ डिनाई किया है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ कुछ दे रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट होगा, तो गेव नहीं होगा। क्लियर है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पर जहाँ समझ में नहीं आता हो कमेंट कीजिए, बिल्कुल मत शर्माइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो ग्रो करे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।